को ना बख्शने के लिए छाती ठोकते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ऊपर से आए विशेष आदेशों के चलते अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन आरोपी को विजिलेंस विभाग मौज करवा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा, यह विजिलेंस विभाग द्वारा अदालत के सामने पेश किए गए कागजों से साफ प्रतीत होता है, जिसके मुताबिक जो इन आरोपियों ने स्वीकार किए दस्तावेज, उनकी जीरो रिकवरी हुई है, जीरो। आज तक नो रिकवरी हैज बीन डन। यही नहीं, विजिलेंस विभाग ने, जो और चौंकाने वाली बात है, 18 नवंबर से 23 नवंबर के बीच यानी 6 दिनों में अलग अलग दरखास्तों में एक ही आरोपी से एक ही दस्तावेज के अलग अलग स्थान बता दिए और अलग अलग दरखास्तें दे डाली। यह शायद आपके संयोग से भी, आपसे भी संज्ञान से निकल गया और औरों के भी। अब मैं आपको वो एक एक करके क्विकली कागज देता हूं। आरोपी नवीन पर आ जाइए, मैं आपको एक कॉपी भेज रहा हूं। 18 नवंबर 2021 को विजिलेंस विभाग ने रिमांड की यह दरखास्त दी और इस रिमांड की दरखास्त में लिखा कि नवीन से ओएमआर शीट, रोल नंबर और दूसरे दस्तावेजों की रिकवरी गांव कोंड, जिला भिवानी से होनी है। इसके आखिरी पन्ने पर यह लिखा है, मैं आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा, बस एक लाइन पढ़ के बता देता हूं। आरोपी के इंसाफ अनुसार आरोपी के घर गांव कोंड, तहसील व जिला भिवानी से अभियोग से संबंधित तथ्यों की पुष्टि हेतु दस्तावेज बरामद किए जाने हैं। इसलिए उसका 18 नवंबर को यह विजिलेंस विभाग कहता है। 22 नवंबर को यही विजिलेंस विभाग एक और दरखास्त दे देता है। वो ये है, मैं ये भी आपको भेज रहा हूं अदालत को, उसी अदालत को, और कहता है कि नवीन से सोलन, हिमाचल प्रदेश से दस्तावेजों की रिकवरी होनी है। अब कौन नहीं कहता, अब सोलन पहुंच जाते हैं। मैं वो लाइन आपको इसलिए पढ़ के नहीं सुना रहा था कि आपका समय ना लिया जाए। 23 तारीख को, अगले ही दिन, विजिलेंस विभाग एक और दरखास्त दे देता है। वो ये है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें ये कहते हैं विजिलेंस विभाग के लोग कि नवीन से शिव कॉलोनी, सोनीपत से दस्तावेजों की रिकवरी होनी है। तो भैया 18 तारीख को तो आप कहते हो कौंड से रिकवरी होनी है, भिवानी से। 22 को आप कहते हो कि शिमला, सोलन, हिमाचल प्रदेश से होनी है, और 23 को कहते हो शिव कॉलोनी, सोनीपत से होनी है। मैं तो कंफ्यूज हूं कहां से होनी है। आरोपी अश्वनी शर्मा पर आ जाइए। अश्वनी शर्मा के बारे में विजिलेंस विभाग 19 नवंबर को एक दरखास्त देता है, और 19 नवंबर को दरखास्त देके मैं उसकी प्रतिलिपि भी आपको भेज रहा हूं। वो ये दरखास्त है, और कहते हैं कि इससे 3 जगह से रिकवरी होनी है दस्तावेजों की। ये अश्वनी शर्मा जो दूसरा आरोपी, एक कहते हैं कि नोएडा से होनी है, एक भिवानी से होनी है, और एक यूपी में इसके कई ठिकाने हैं, वहां से होनी है। मैं एक लाइन पढ़ देता हूं आपकी जानकारी के लिए। आरोपी अश्वनी शर्मा उपरोक्त द्वारा जेर हिरासत बिना किसी डर, भय व स्वेच्छा से किए गए इंसाफ अनुसार उसके द्वारा हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला में निकली एचसीएस व डेंटल सर्जन की भर्तियों में धांधली करने वाले व्यक्तियों को पकड़वाने के लिए उनके भिवानी, नोएडा व यूपी के ठिकानों को दिखाकर सहयोग करने बारे इंसाफ किया है। इसके बारे में संलिप्तता वगैरह किया जाना। तो पहले बोलते हैं कि हम यहां इन 3 जगह से करेंगे। 22 तारीख को फिर बयान बदल लेते हैं। 19 तारीख को ये कहते हैं, 22 तारीख को वो ये कहते हैं कि वो कॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूं कि ये एचपीएससी के कार्यालय से होनी है। अश्वनी शर्मा से जो रिकवरी होगी वो एचपीएससी के कार्यालय से होगी। पहले कह रहे थे नोएडा, भिवानी और यूपी के अन्य ठिकानों से। अब बोलते नहीं एचपीएससी का। 23 तारीख को फिर बयान बदल लेते हैं, फिर एक नई दरखास्त दे डालते हैं, और उस नई दरखास्त में
जो कहते हैं वो और भी कमाल की बात है, वो भी मैं आपको भेज रहा हूं, वो A4 है आपके पास जो भेज रहा हूं मैं। उसमें कहते हैं, वो ये दरख्वास्त है कि ये शिव कॉलोनी सोनीपत से होनी है रिकवरी, अश्वनी शर्मा से। अब कौन सी बात सच है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक ही विजिलेंस विभाग है, 6 दिन में 3 दरखास्तें दे रहा है। अब नागर पर आ जाइए, वो भी बड़ी अजीब बात है। नागर के खिलाफ 19 नवंबर 2021 को, और वो कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं, वो ये है, ये दरखास्त दी जाती और उसमें कहते हैं कि रोहतक का इसका ठिकाना, रोहतक में उसका मकान है, वहां से रिकवरी होनी है नागर से, और इसलिए इसका रिमांड दे दिया जाए। पर 23 तारीख को फिर वो ये दरखास्त दे देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसके रोहतक के मकान से नहीं, इसके मामा के मकान से, रिठाल से रिकवरी होनी है। मैं इसलिए ये सारी रिमांड की दरख्वास्तें जो हैं 6-7 सब निकाल कर लाया, आपको भेज रहा हूं। तो साथियों, सवाल बड़ा सीधा है कि क्या सिर्फ 6 दिन के अंतराल में विजिलेंस विभाग द्वारा फाइल की गई रिमांड दरखास्तों से साफ नहीं कि विजिलेंस विभाग खुद ही आरोपियों के खिलाफ केस को कमजोर करने पर लगा हुआ है? और इसका क्या कारण है, आप पूछ सकते हैं। तो किसी आप जैसे मित्र ने बताया कि क्या यह सही है कि यह इसलिए किया जा रहा है कि विजिलेंस जांच के दौरान अनिल नागर द्वारा एक तथाकथित वीडियो पेश किया गया जिसमें फर्जी OMR शीट भरने का जुड़ाव सत्ता में बैठे मठाधीशों से वीडियो पर साबित हो जाता है। मैं फिर दोहराता हूं, क्या कारण है? आपने देखा कि किस प्रकार से खुद का केस डेमोलिश किया जा रहा है। तो मैंने किसी आप जैसे मित्र से पूछा, उसका साक्ष्य नहीं है, इसलिए मैंने तथाकथित कहा कि क्या यह सही है? यह सवाल का जवाब सरकार देगी, मुख्यमंत्री जी देंगे। क्या यह सही है कि यह सब इसलिए किया जा रहा है कि विजिलेंस जांच के दौरान अनिल नागर द्वारा एक तथाकथित वीडियो दे दिया गया जिसका सीधा जुड़ाव OMR शीट भरने बारे सत्ता में बैठे मठाधीशों के साथ है? क्या इसीलिए घबराकर पूरी जांच को रफा दफा किया जा रहा है? तीसरा पहलू जो इसी से जुड़ा है, आरोपी अनिल नागर, आरोपी अश्वनी शर्मा और आरोपी नवीन के खिलाफ जांच क्यों नहीं की जा रही? तीनों आरोपियों का विजिलेंस विभाग ने रिमांड लिया। रिमांड अब खत्म हो गया, वो जुडिशियल कस्टडी में चले गए। पर क्या खट्टर साहब और उनका विजिलेंस विभाग जवाब देंगे कि रिमांड लेने के बावजूद भी तीनों लोग रिमांड पर रहे, कई कई दिन रिमांड पर रहे? रिमांड की दरखास्तें मैं आपको भेज रहा हूं, पर रिमांड लेने के बावजूद भी अनिल नागर को उसके रोहतक के मकान और ठिकानों पर दस्तावेज की बरामदगी हेतु क्यों नहीं ले जाया गया? भाई जांच करनी है तो ले जाएंगे ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि उसके दस्तावेज वहां हैं, तो आप क्यों नहीं ले गए? अनिल नागर को OMR शीट, रोल नंबर, दूसरे दस्तावेजों की बरामदगी के लिए उसके मामा के मकान, गांव रिठाल, जिला रोहतक, जहां उसने कहा मैंने अलमारी में कागज छुपा रखे हैं, वहां क्यों नहीं ले जाया गया? क्यों? नवीन को दस्तावेजों की बरामदगी के लिए, मैं तो ये इनकी रिमांड एप्लीकेशंस पढ़ रहा हूं और कुछ भी नहीं है नया मेरे पास, मैं तो जो विजिलेंस कह रहा है वही कह रहा हूं। तो नवीन को जब वो विजिलेंस के रिमांड में था, पुलिस के रिमांड में था, तो नवीन को दस्तावेजों की बरामदगी के लिए कौंड जिला भिवानी, सोलन हिमाचल प्रदेश और शिव कॉलोनी सोनीपत क्यों नहीं ले जाया गया? जब आरोपी अश्वनी शर्मा पुलिस के रिमांड, विजिलेंस के रिमांड पर था, तो आरोपी अश्वनी शर्मा को, जो उसने खुद विजिलेंस विभाग के पास बयान देकर कहा, बरामदगी के लिए भिवानी, नोएडा, यूपी के ठिकानों और शिव कॉलोनी सोनीपत क्यों नहीं ले जाया गया? क्या कारण है?
और जो रोल नंबर, OMR शीट HCS प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेंटल सर्जन की अनिल नागर के दफ्तर से बरामद हुई, तो उनके नाम तो अब आपको पता चल गए कि अमुक का नाम अमुक था, अमुक का नाम अमुक था, क्योंकि आपके पास तो OMR शीट है, रोल नंबर है। तो आज तक भी उन उम्मीदवारों को शामिल तफ्तीश कर पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? वो तो आपने पकड़ ही लिया, सबूत आप मानते हैं, आपने रिमांड एप्लीकेशन में लिखा कि मैंने 22 फलाने पकड़ लिए, 18 ये पकड़ लिए, ये OMR शीट से ये रोल नंबर है। उनको आज तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया? पूछो भैया, कितने पैसे दिए थे, किस किस को दिए थे? चौथा पहलू, और यह और खतरनाक है, खट्टर सरकार और विजिलेंस विभाग ने अदालत को क्यों बरगलाया? आरोपी अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन, उनका पुलिस रिमांड अदालत ने खारिज कर दिया, यह तो हम सब जानते, पर क्यों कर दिया यह नहीं जानते। सच बात यह है कि विजिलेंस विभाग और खट्टर सरकार ढकोसला कर रहे थे और उस ढकोसले को अदालत ने पकड़ लिया। उसकी प्रतिलिपि आदेश की मैं आपको भेज रहा हूं। पहले मैं उसकी 5 लाइन अदालत के आदेश की, जिससे उनका रिमांड खारिज हुआ, वो आपको पढ़कर बताऊंगा। उसके 3 पहलू हैं, फिर उन पर चर्चा करूंगा। एप्लीकेशन मूव्ड बाय आईओ, ये रिमांड एक्सटेंड करने की दरखास्त है। एप्लीकेशन मूव्ड बाय द आईओ फेल्स टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट, अदालत को विश्वास ही नहीं है, बोलते हैं। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट वाइड ऑर्डर डेटेड 19/11/2021 Anil Nagar was sent to police custody for 4 days in order to make recovery of documents from district Rohtak and also from office of HPSC Panchkula. However, on asking the DDR entry of local police station regarding visit of the IO along with the accused in Rohtak as directed wide order dated 19/11/21, the IO expressed his inability to furnish the same. क्योंकि लेके ही नहीं गए, तो इसलिए कागज दे नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि इन पे तो विश्वास ही नहीं किया जा सकता। आगे पढ़िए। सिमिलरली पुलिस रिमांड वॉज ग्रांटेड वाइड ऑर्डर डेटेड 22/11/2021 ऑफ एक्यूज्ड अश्वनी शर्मा एंड नवीन ऑन द प्रेटेक्स्ट दैट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी रिकवर्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश। हाउएवर, आईओ अगेन फेल्ड टू फर्निश DDR entries of the local police station in compliance of order dated 22/11/21। तो ना 19/11 वाला रिमांड ऑर्डर उन्होंने कंप्लाई किया, ना 22/11। बोले हमारे पास कोई कागज नहीं, हम नहीं दिखा सकते। इससे आगे और इंटरेस्टिंग है, पढ़िए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, IO stated that though he is head of SIT constituted to investigate the offense, however another IO would be able to explain why the accused were not taken। वो कहता है हेड तो मैं हूं, पर बताएंगे ये भूपेंद्र जी, वो है ही नहीं, वो अदालत में ही नहीं आए। तो फिर रिमांड खारिज नहीं होगा तो और क्या होगा? तो आगे फिर अदालत ने फाइंडिंग दी, इन व्यू ऑफ द अबव दैट द स्टेटेड ऑब्जर्वेशन, द प्ली ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर द डिफेंस दैट द IO इज नॉट सीरियस रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ आर्टिकल and only interested in keeping the accused। तो ये मैं तो नहीं कह रहा, 3 बातें अदालत ने इनके खिलाफ रिकॉर्ड की हैं, विजिलेंस विभाग के खिलाफ। तो बताइए खट्टर साहब, क्या कारण है कि विजिलेंस विभाग की SIT ने अदालत को अनिल नागर, अश्वनी शर्मा और नवीन से हुई दस्तावेजों की बरामदगी बारे तिथि और स्थान बताने से इनकार कर दिया? तो किसको बताओगे भैया? दूसरा पहलू, क्या कारण है कि विजिलेंस विभाग ने, कि SIT प्रमुख ने अदालत में यह स्वीकार कर लिया कि आरोपियों की जांच बारे और दस्तावेज की रिकवरी बारे उसे कोई जानकारी नहीं? मैं नहीं कह रहा, अदालत के ऑर्डर कहने लग रहा है। क्या इसी वजह से अदालत ने मजबूरन
विजिलेंस विभाग के रवैये के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि ये किसी रिकवरी करना ही नहीं चाहते। मामला खत्म, पैसा हजम, जैसा हरियाणा में कहते हैं। इससे फालतू और सबूत क्या देंगे? और खट्टर साहब कहते हैं कि सब चंगा सी। एक और मैं आपसे कहता हूं साथियों, क्योंकि राणा साहब हैं, मैं, हम बंस साहब हैं, हम सब वकील भी हैं, भूपेंद्र जी हैं। आप रिमांड लेते हैं सीआरपीसी की सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में, और उसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया हुआ है कि जब आप अदालत में दोषी को पेश करेंगे तो उसके 15 दिन तक आप रिमांड ले सकते हैं। मान लीजिए अदालत ने आपका रिमांड खारिज कर दिया 23 तारीख को, तो आपने रिवीजन क्यों नहीं फाइल की? आप रिवीजन फाइल करिए। पर खुद यहां तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो जुडिशियल में चले गए, सब ठीक है ठीक। कल उन्होंने पत्रकार वार्ता करके खुद ही मोहर लगा दी। क्यों चले गए जुडिशियल में? आप दोबारा दरखास्त दीजिए। आपके पास 5 दिसंबर तक का समय है खट्टर साहब। 5 दिसंबर को 15 दिन पूरे होंगे। 5 दिसंबर तक आप रिमांड दोबारा ले सकते हैं। आपके पास और कोई साक्ष्य है और कोई सबूत है जो अदालत ने कंसीडर नहीं किया, आप इसी अदालत के पास दोबारा रिमांड लेने जा सकते हैं। पर ना आप इस अदालत के पास जा रहे, ना आप रिवीजन में जा रहे, क्योंकि आप मिले हुए हैं। क्योंकि एचपीएससी एचएसएससी का यह पूरा घोटाला, अटैची कांड सरकार के संरक्षण में चल रहा है, इस वजह से नहीं जा रहे। और आखिरी पहलू, इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है साथियों। कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ था सबसे बड़ा, जिसके लिए कल फिर मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोल दिया, और मैं 1 सेकंड में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2018 में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने यह किया था। उसकी कार्रवाई के बाद 2018 से 2021 चला गया, 18, 19, 20, 21 लगभग 4 साल हो गए। मुख्यमंत्री जी ने कल कह दिया 48 लोग पकड़े थे। मुख्यमंत्री जी आपकी चार्जशीट मेरे पास है। ठेके के कर्मचारी, ग्रुप सी के कर्मचारी, असिस्टेंट, बस, और कोई नहीं पकड़ा आपने। केवल 9 आदमी अभियुक्त हैं, 48 नहीं है। मुख्यमंत्री आदरणीय खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी चार्जशीट के सारे कागजात मेरे पास हैं। एक दिन अलग से वो भी आपको दिखाऊंगा। वो ये रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कल झूठ बोला। और वो केस ये था कि एसआईटी ने इन सारी मछलियों के, छोटी छोटी मछली भी जो पकड़ी हैं, इनके कॉल डिटेल्स निकाले। और उसमें कहा, मैं नहीं कह रहा, चार्जशीट कह रही है, ये पढ़ी, कि 2000 सेलेक्टेड कैंडिडेट की कॉल डिटेल इन आरोपियों के साथ मिली। 2000। और बाकायदा ये रैकेट भी मिला जो कॉल कन्वर्सेशन में आया कि ये मेंबर साहिबान से नंबर भी लगवाते थे, उसके पैसे भी लेते थे। तो मेंबर मुफ्त में नंबर लगा रहे थे। परंतु एसआईटी ने 2000 में से एक आदमी की भी जांच नहीं की, किसी मेंबर को नहीं बुलाया, एचएसएससी के चेयरमैन को नहीं बुलाया, केवल एक असिस्टेंट, 2 क्लर्क, 4 ठेके के कर्मचारी, बस उनको अभियुक्त बना दिया। जब अदालत ने यह देखा तो 4 दिसंबर 2018 को अदालत ने खट्टर सरकार के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए और यह कहा कि आप आरोपियों को, जो असली आरोपी हैं, उनको बचाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, अदालत ने कहा। और एक आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करिए। 4 दिसंबर 2018 से आज हम 28 नवंबर 2021 तक आ गए, आज तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आई। 4 महीने में पेश करनी थी, आज तक आई नहीं। नतीजा ये हुआ कि अदालत ने थक के कह दिया, भाई अब इन्हीं के खिलाफ चला लो मुकदमा, अब तो तुम तो पेश तो कुछ करते नहीं। डीजीपी की अध्यक्षता वाली एसआईटी की हालत है ये।
तो सवाल यह है कि क्या अटैची कांड को भी कैश फॉर जॉब्स स्कैम की तरह दबाया जा रहा है? पर खट्टर साहब ये जान लें, और सरकार और भर्ती आयोगों में बैठे लोग ये जान लें, कि नौकरियों के दलाल भी जान लें कि प्रदेश के युवाओं की आवाज कांग्रेस पार्टी दबने नहीं देगी। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा और सब साथियों ने यह निर्णय भी किया है कि इसी 7 तारीख को हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का घेराव भी करेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मैं सारे कागजात की सॉफ्ट कॉपी आपको भेज रहा हूं। कल मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, आपने कल आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अपने ज्ञान से मुकर गए, और उन्होंने ये कहा कि पैसे की बरामदगी कार्यालय से नहीं हुई, और जबकि विजिलेंस ने ये कहा था। मुख्यमंत्री ने कल ये कहा कि रणदीप भी अपनी जगह ठीक है और मैं भी अपनी जगह ठीक हूं। आदरणीय मित्र, एक बार फिर हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका आदर करता हूं, खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, या खट्टर साहब झूठ बोल रहे हैं या रणदीप बोल रहा है, दोनों ठीक नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि एचपीएससी के कार्यालय से कोई पैसे की बरामदगी नहीं हुई। मैंने ये कहा था कि एचपीएससी के कार्यालय से बरामदगी हुई है। अब उन्होंने मान लिया कि हां, एचपीएससी के कार्यालय से बरामदगी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था, और उनका वीडियो है, कि यह बरामदगी नागर के घर से हुई है। अब उन्होंने मान लिया कि यह बरामदगी नागर के घर से भी नहीं हुई। फिर विजिलेंस विभाग को मुख्यमंत्री जी की मदद के लिए आना पड़ा, और उन्होंने कहा कि यह बरामदगी अश्वनी शर्मा के घर से भिवानी से हुई, और फिर उसको लेकर फिर एचपीएससी में वो पैसा ले जाया गया। एक बार फिर विजिलेंस विभाग गलती कर गया। अगर अश्वनी शर्मा के घर से बरामदगी हो गई तो भैया फिर ये रिमांड एप्लीकेशन क्यों दे रहे हो आप उससे रिकवरी की? तो आप जब पैसे लेने गए तो आप ओएमआर शीट नहीं लेकर आए साथ उसके घर से, या ओएमआर शीट बाद में कि ये एक अलमारी में अभी रख देते हैं, ये बाद में लेके चलेंगे? तो ये जितनी झूठ बोलते हैं उतनी और पकड़ी जाती। तो 4 झूठ बोल ली उन्होंने रिकवरी पे। अब मुख्यमंत्री ने तो ये भी चैलेंज दिया कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप आदरणीय हमें नहीं दे सकते तो अदालत में जाकर दे। आदरणीय साथी, मैं तो हर रोज सबूत सार्वजनिक कर रहा हूं, और वो सबूत ये हैं कि विजिलेंस विभाग और खट्टर सरकार दोनों मिलकर अटैची कांड के आरोपियों को बचाने और केस को खत्म करने में लगी है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये सबूत हैं, और ये सबूत एक नहीं है, ये सारे सबूत हैं। और ये खट्टर साहब के पास जैसे ही मैं रिलीज करता हूं पहुंच जाते हैं। वो क्यों नहीं कार्रवाई करते? जवाब दे दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये कहा है कि जो भर्ती परीक्षा का रद्द करने का फैसला जो है एचपीएससी देगा। खट्टर सरकार में भयमुक्त भ्रष्टाचार है, इसलिए बर्दाश्त ना बर्दाश्त की जरूरत ही नहीं है। भयमुक्त भ्रष्टाचार की सरकार खट्टर सरकार है। और एक बात मुझे बताइए, जो लोग बेईमानी के आरोपी हैं, एचपीएससी और एचएसएससी वाले, वो निर्णय करेंगे कि उन्होंने बेईमानी की है नहीं की? यह बड़ी अजीब बात है। बेईमानी की किसने? बेईमानी की सरकार में बैठे सफेदपोशों और मठाधीशों ने, और उनके साथ मिलकर एचपीएससी और एचएसएससी के लोगों ने। बाकी तो कारिंदे हैं नीचे वाले। तो जिन्हों आप खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा कैंसिल या ना कैंसिल करने का निर्णय, जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, जो आरोपी हैं, जो शक के दायरे में हैं, जिनको गिरफ्तार करके जांच होनी चाहिए, वही फैसला करेंगे। जब दोषी अपने दोष का फैसला करेगा तो फिर सजा कौन देगा? ये तो ऐसे ही है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, कौन भला मुझे सजा देगा? जब कातिल को मुंसिफ जज बना देंगे तो फिर सजा किसे मिलेगी? सर, सीएम साहब ने ये कहा कि डीप रूट्स है इन चीजों के, पिछले 10 साल में या उससे पहले भी, मतलब लगातार जो चीजें ऐसे होती रही। जो ये एजेंसी जिसकी आप बात करें थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में, वो कभी भी कांग्रेस वाले बता दें कि वो क्या खुद पेपर बनाते थे, क्या वो खुद एग्जाम सेट करते थे? काम तो एजेंसियां ही करती है, एजेंसियां ही करेगी, और अगर कोई खामी किसी तरह के सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो सीधा उनको यही कहना था सर इस बात के माध्यम से कि
अगर रणदीप सुरजेवाला के पास, कांग्रेस के पास कुछ तथ्य हैं, तो जैसे दीपक जी ने कहा कि हमें दे देंगे, तो कोर्ट में जाकर चैलेंज करें कि सरकार झूठ बोल रही है और ये तथ्य हैं। आपने दो बातें उठाई, खट्टर साहब फिर फंस गए ये बात कहकर। वो ये कह रहे हैं, मैं दोहराऊं जो आपने भी कहा और जो अखबार में छपा और जो उनका वीडियो पे इंटरव्यू, कि ये 20 साल से हेराफेरी चल रही है, तो 7 साल तो उनके भी हैं, तो 7 साल से आप खुद ही खट्टर साहब हेराफेरी के अंदर लगे। 20 साल से अगर चल रही है तो साहब 13 निकाल दो, 7 तो आपके खुद के हैं। तो आप 7 साल से हेराफेरी करवा रहे हो, तो हरियाणा के युवाओं से माफी मांगो कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आप जुमले दे रहे हैं। और मैंने एक बार नहीं अनेक बार चुनौती दी है, एक बार फिर मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस मंच से चुनौती देता हूं, केवल बात कहने से कुछ नहीं होगा। सीआईडी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, विजिलेंस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, आईबी आपके पास है। तो 7 साल से दिल्ली और हरियाणा की सरकारें मिलकर अगर हमने कुछ गलत किया तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? करो केस दर्ज, करो ना कार्रवाई, क्योंकि बात सच है ही नहीं, इसलिए आप केवल पत्रकार वार्ता में उल जलूल बयानबाजी करके भाग जाते हैं। तो यहां तो खुद ही उन्होंने मान लिया कि 20 साल से चल रही है, 7 साल तो उनके हैं, तो उनकी नाक के नीचे कहीं उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता से चल रही है क्या? और दूसरा, जहां तक साक्ष्य और तथ्यों के सवाल हैं, मैं तो हर रोज पेश करता हूं। हम क्यों जाएं अदालत? हमने सरकार चुनी है, यह सरकार हमारी भी है, हम विपक्ष में हो सकते हैं, पर मैं भी उन 2.5 करोड़ हरियाणवियों का हिस्सा हूं। क्या अब हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को हर बार न्याय मांगने के लिए सरकार की बजाय अदालत जाना पड़ेगा? फिर सरकार छोड़े, अदालत को मुख्यमंत्री बना दो, उनको कैबिनेट मंत्री बनाओ। सरकार अपनी जवाबदेही से बच क्यों रही है? अदालत के संरक्षण में जाकर क्यों खड़ी हो जाती है? ये रहे कागजात जहां सरकार की संलिप्तता मौजूद है, ये सारे तथ्य हैं, इनमें से एक तथ्य झूठला दें वो। अगर ये तथ्य झूठे हैं तो मुझ पर एफआईआर दर्ज करो, क्यों नहीं करते? लगातार जब भी मंत्रियों से सवाल करते हैं या मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, अगर हम गलत होते हैं तो हम खुद ही छापा क्यों पड़वाते हैं? खुद छापा पड़वाया है, खुद गलतियां पकड़ रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे? आदरणीय मित्र, इसका जवाब मैंने पहले भी दोनों पत्रकार वार्ताओं में दिया। कई बार किसी और चीज के लिए जाते हो, कुछ और पकड़ा जाता है, यह ऐसा होता है और फिर उसे दबाया जाता है। और इसके 3 उदाहरण आपके सामने। जो क्लर्क भर्ती कांड हुआ था, 7 साल के करीब हो गए, मुझे एग्जैक्ट तिथि याद नहीं है, वो पकड़े गए, बड़ा शोर हुआ, 2-3 लोग सस्पेंड हुए, आखिर में क्या हुआ? क्या किसी को सजा मिली? 70 साल बाद मिलेगी क्या? 3050 में मिलेगी? मुख्यमंत्री जी ने खुद 2017 में रेड की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा मैंने बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया। वो कहां गए लोग? वो तो सारे मुख्यमंत्री जी ने बहाल कर दिए। तो कौन पकड़ा गया? 2018 में कल ही उन्होंने कह दिया 48 लोग पकड़े गए। मैं कह रहा हूं ये चार्जशीट रही। 9 छोटी छोटी मछलियां, 2-3 कच्चे ठेकेदार कर्मचारी और 3-4 सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट, बस केवल 9 लोग पकड़े गए। 2000 कॉल्स का डिटेल्स मैं नहीं कह रहा, ये खुद उन्होंने आरोप पत्र में लिखा कि 2000 कैंडिडेट से कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, 7-8 हजार कागज कोर्ट की फाइल पर फाइल्ड हैं, पर एक को भी नहीं बुलाया आज तक। 2018 से 21 4 साल में किसी को नहीं बुलाया। एक लॉजिक, जिन मेंबरों ने नंबर लगाए थे सर, उन्हें भी नहीं बुलाया। एक लॉजिक का उन्होंने ये भी दिया कि हमारे कार्यकाल की एक भी भर्ती कोर्ट ने रद्द नहीं की। जब इनकी पूरी जांच होगी तो सबको हथकड़ियां लगेंगी, जो आरोपी हैं, केवल एक डिप्टी सेक्रेटरी को नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि खट्टर सरकार ने अपना कानूनी, संवैधानिक और नैतिक अधिकार खो दिया है। इसीलिए इस पूरे घोटाले की अटैची 2 नौकरी लो कांड की जांच मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एसआईटी बनाकर होनी चाहिए।
अगर उन्हें कुछ डर नहीं है तो मैं चुनौती देता हूं, वो हमारे आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं सीएम साहब को चुनौती देता हूं, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं, अगर आप किसी को बचा ही नहीं रहे तो आप दे दो, प्रॉब्लम क्या है? बच्चों का भी विश्वास हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। रणदीप जी, आपने मठाधीशों की श्वेतकोशों की बात की है, कौन है वो, क्या आपने कुछ आइडेंटिफाई किया? आदरणीय साथी, मैं कुछ आपके लिए और कुछ जांच के लिए छोड़ना चाहता हूं। रणदीप जी, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक जो मुद्दा उठाया था, आपके उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कार्यालय से कोई भी जो अमाउंट है, जो कैश है, वो बरामद नहीं हुआ। इस पर भी उन्होंने सफाई दी कि उनके कार्यालय से जो कैश बरामद हुआ था वो वही कैश था जो अश्विनी के पास से झज्जर या भिवानी जहां से उसे पकड़ा था वही बरामद हुआ था, वही कार्यालय लाया गया था, इसलिए उन्होंने वो बयान दिया। आदरणीय मित्र, इसीलिए मैंने, शायद एक और मित्र ने सवाल पूछा, मैंने बताया भी, मुख्यमंत्री जी ने पहले, मैंने ये कहा कि ये पैसा एचपीएससी के कार्यालय से बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन कहा एचपीएससी के कार्यालय से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। आप कहें तो मैं वीडियो दोबारा सुना देता हूं। अब उन्होंने कहा कि हां, रणदीप भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूं, ये पैसा, उन्होंने उस दिन यह भी कहा था कि ये पैसा उसके घर से, यानी नागर के घर से बरामद हुआ। फिर विजिलेंस विभाग सामने आया उनके बचाव में और कहा कि नहीं, ये तो अश्विनी शर्मा के यहां से भिवानी से बरामद हुआ, और फिर यह पैसा एचपीएससी कार्यालय ले जाया गया। बात बड़ी सीधी है, अगर अश्विनी शर्मा के यहां से बरामद हुआ तो फिर ये आप दरखास्तें क्यों दे रहे हो 6 कि अश्विनी शर्मा से हमें बरामदगी करके लानी है? तो क्या आप, मैंने यही कहा था भाई, आप कैश पैसा तो ले आए अलमारी में से, ओएमआर शीट छोड़ाए, बोले ये हम रिमांड की दरखास्त देंगे फिर लेकर आएंगे उसके बाद। ये किस प्रकार का अजीबोगरीब जवाब? आखिरी सवाल। I have a different question. That how do you see this parliament proceeding? You have also tweeted Congress was not given an opportunity to have a discussion on this thing. So how do you see this? आदरणीय साथी, अगर आप 3 काले कानूनों के रिपील की बात कर रहे हैं तो मैं केवल ये कहूंगा, आप याद करिए, खेती विरोधी 3 काले कानून जब बनाए गए तो भी संसद में चर्चा नहीं हुई, जैसा आज राहुल गांधी जी ने कहा, और आज जब खत्म किए गए तो भी संसद में चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपराध बोध से ग्रस्त हैं। अगर चर्चा होगी तो यह जवाब मांगा जाएगा कि मोदी सरकार मुट्ठी भर दन्ना सेठों के साथ मिलकर खेत और खलिहान को उनकी ड्योढ़ी पर षड्यंत्रकारी तरीके से क्यों बेच रही थी। अगर चर्चा होगी तो यह सवाल पूछा जाएगा कि उन 700 किसानों और मजदूरों की कुर्बानी का जिम्मेवार कौन है। अगर चर्चा होगी तो यह पूछा जाएगा कि सरकार की अपनी वेबसाइट के मुताबिक किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा। अगर चर्चा होगी तो यह पूछा जाएगा कि मोदी जी ने लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर क्यों मुकर गए। अगर चर्चा होगी तो यह पूछा जाएगा कि उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था किसान की, अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनका तो 10 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया 7 साल में, किसान के लिए फूटी कोड़ी क्यों नहीं। इसलिए अपराध बोध से ग्रस्त प्रधानमंत्री और सरकार कन्नी काटकर भाग गई। धन्यवाद। एक सवाल है ये जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें 2 मुद्दे सर आपने उठाए। पहला कि जो विजिलेंस है जिस तरह के तथ्य दे रही है, जो सबूत दे रही है, उससे केस कमजोर हो रहा है। जैसे 3 जगह बरामदगी है, ये पहली चीज। दूसरी, आपने मुख्यमंत्री कार्यालय की संलिप्तता की बात करी है। अब मुद्दा ये होता है, आप मानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की उसमें जांच हो, सरकार करे, जो हो रहा है कोर्ट के जिम्मे, कोर्ट में चला गया वो देखेगी मामला। ऐसे में क्या लगता है कि कैसे इसका जो राज जो है खुल के सामने आएगी, कौन भ्रष्टाचार? अदालत ने तो सरकार और विजिलेंस विभाग की संलिप्तता या उदासीनता के बारे में स्ट्रिक्चर पास किए, तो ऐसे में निष्पक्ष जांच के अलावा कोई चारा नहीं। मुख्यमंत्री से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि एक कर्टसी मीटिंग है, आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? और उन्होंने ये भी कहा है कि परनीत कौर को जो लेटर इशू किया गया उसका जवाब वही देंगे। मैं व्यक्तियों के बारे की मुलाकात के बारे में टिप्पणी नहीं करता।